Hello viewers, welcome back to your YouTube channel Economics X. My name is Indu Sharma. So guys, आज हम न्यूमेरिकल्स करेंगे नेशनल इनकम की वेरी इंपॉर्टेंट एंड एटलीस्ट 3 to 6 मार्क्स आपके यहीं से कवर होने वाले हैं, 100% श्योर है। एंड इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी पहले भी प्रोवाइड किए हैं। प्रैक्टिस एंड रिवीजन की प्लेलिस्ट में जाके आप चेकआउट कर सकते हो और ऊपर यहाँ पे मैंने लिंक भी दे रखा है, आप वहां से देख सकते हो। बहुत सारी क्वेश्चंस है जो नेशनल इनकम के पेपर बेस्ड हैं, वो मैंने ऑलरेडी पहले भी प्रोवाइड किए हैं, बट कुछ क्वेश्चंस हम आज भी देखते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है एग्रीगेट्स। एग्रीगेट्स आपको पता है कि 8 एग्रीगेट्स होते हैं हमारे, ठीक है, 8 एग्रीगेट्स होते हैं, बट इस एग्रीगेट्स को में बड़ा कंफ्यूजन होता है, ठीक है, तो बट कंफ्यूजन नहीं होना है, इन ब्रीफ हम समझेंगे क्योंकि टाइम बहुत कम है। डेप्रिशिएशन, एनएफआईए, एनआईटी, तीन चीज आपको ध्यान में रखनी है कि जब हमें एग्रीगेट्स निकालने होते हैं या एग्रीगेट बेस पे क्वेश्चंस निकालने होते हैं तो डेप्रिशिएशन, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड एंड नेट इनडायरेक्ट टैक्स का बहुत बड़ा मेजर रोल होता है, राइट। अब डेप्रिशिएशन हम कैसे करेंगे? सपोज दैट आपको जीडीपी दे रखा है, ठीक है, अब जीडीपी से आपको कहाँ पे जाना है? एनडीपी पे जाना है, एनडीपी पे। अब यहाँ पे जी दे रखा है, यहाँ पे एन दे रखा है। अब ग्रॉस जो होता है यानी कि उसमें डेप्रिशिएशन ऑलरेडी इंक्लूड होता है, तो ग्रॉस में डेप्रिशिएशन क्या है? ऑलरेडी हमने इंक्लूड किया हुआ है। बट जब ग्रॉस से हम नेट पे जाते हैं तो क्या करते हैं? डेप्रिशिएशन को हम डिडक्ट कर देते हैं। पहली चीज ये, जब हमें ग्रॉस से नेट पे जाना होता है तो वी विल डिडक्ट डेप्रिशिएशन। नाउ एनएफआईए, अब हमें डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है, ठीक है, तो डोमेस्टिक होता है इसमें एनएफआईए को हम क्या करते हैं? कंसिडर नहीं करते हैं। वी विल ऑलवेज एक्सक्लूड एनएफआईए फ्रॉम डोमेस्टिक इनकम। तो यहाँ पे एनएफआईए में क्या करते हैं? हम लेस करते हैं, यानी कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। बट डोमेस्टिक से जब हम नेशनल पे जाते हैं तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? एनएफआईए को ऐड करेंगे। एनएफआईए क्या होता है? डिफरेंस होता है फीफा यानी कि फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फीटा यानी कि फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। इससे रिलेटेड क्या होता है कि कभी कभी कंपोनेंट आपको पूछे जाते हैं एग्जाम में एनएफआईए से रिलेटेड, और 2-3 नंबर में पूरा एनएफआईए भी पूछ लिया जाता है, तो आपको एनएफआईए बताना भी है और उसका कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, 3 कंपोनेंट्स होते हैं, वो भी आपको मेंशन करके आने हैं, मैंने पहले प्रोवाइड किए हुए हैं ये। अब आ जाते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ये बताता है आपके प्रोडक्ट के बारे में कि ठीक है, तो प्रोडक्ट क्या है? मार्केट प्राइस पे है या फैक्टर कॉस्ट पे है। जब मार्केट प्राइस पे जाते हैं हम तो एनआईटी यानी कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स को क्या करते हैं? हम क्या करते हैं? प्लस करते हैं। बट नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। और सेम एज फैक्टर कॉस्ट की सिचुएशन में नेट इनडायरेक्ट टैक्स को हम क्या करते हैं? लेस करते हैं। बट यहाँ पर नेट इनडायरेक्ट टैक्स होता है आईटी प्लस सब्सिडीज, ठीक है। दोनों के केस में डिफरेंस ये है कि मार्केट प्राइस में एनआईटी होता है आईटी माइनस सब्सिडीज, एंड फैक्टर कॉस्ट के केस में आईटी प्लस सब्सिडीज होता है एनआईटी। फैक्टर कॉस्ट में हम एनआईटी को क्या करते हैं? लेस करते हैं यानी कि डिडक्ट करते हैं, और मार्केट प्राइस में हम एनआईटी को क्या करते हैं? ऐड करते हैं। तो ये हो गए एग्रीगेट्स के कुछ फंडा और नेशनल इनकम के कुछ बेसिक पॉइंट जो हम निकालते हैं और बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चंस पे। यहाँ पे दे रखा है इन ए सिंगल डे राजू द बार्बर कलेक्ट्स 500 फ्रॉम हेयर कट्स, ओके, ओवर दिस डे हिज इक्विपमेंट डेप्रिशिएट वैल्यू बाय 50 रुपीज, ओके, डेप्रिशिएशन वैल्यू है 50, एंड रिमेनिंग 450 राजू पे सेल्स टैक्स फॉर 30, यानी कि 450 में से कितना करता है? 30 रुपीज वो टैक्स पे करता है, एंड वापस लेके जाता है 200, रिटेन 220 फॉर इम्प्रूवमेंट बाइंग न्यू इक्विपमेंट, and he further paid 20 as a income tax from his income. Complete राजू contribution to the following measure of the income. तो हम बोल सकते हैं कि जो राजू है ये क्या है? एक सर्विस प्रोवाइडर है, ठीक है, बार्बर की शॉप है, हेयर कट करता है, तो क्या है? सर्विस दे रहा है, तो सर्विस दे रहा है, और यहाँ पे क्या है? इनडायरेक्ट वो इंटरमीडिएट कंजम्पशन, और आपका चेंज इन स्टॉक दे नहीं रखा, तो हम बोल सकते हैं कि जीडीपी एमपी क्या है हमारा? 500 यहाँ पे जो दे रखा है, यानी कि राजू की जो इनकम है वो क्या है? जीडीपी एमपी है। अब नेक्स्ट बोल रहा है एनएनपी एमपी यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो जब हम एनएनपी एमपी यानी कि जीडीपी एमपी में से जब डेप्रिशिएशन लेस करेंगे तो हमारा एनएनपी आ जाएगा। अभी हमने बताया कि नेट में, नेट से जब जी पे जाते हैं यानी कि ग्रॉस पे जाते हैं तो डेप्रिशिएशन को क्या करते हैं? लेस करते हैं, और सेम एज तब ग्रॉस से नेट पे जाते हैं तो डेप्रिशिएशन को क्या करते हैं? ऐड करते हैं। तो 500 में से 50 गया तो कितना आया? 450, ये हमारा आ जाता है एनएनपी एमपी। अब पूछ रहा है एनएनपी एफसी, एनएनपी एफसी निकालना है हमें,
तो NNP तो हमने निकाल लिया, बट यहाँ पर मार्केट प्राइस है और यहाँ पे फैक्टर कॉस्ट है। तो फैक्टर कॉस्ट में अभी बताया मैंने कि NIT को हम क्या करेंगे, लेस करेंगे। और NIT क्या हो गया, IT प्लस सब्सिडीज। तो ये आ गया हमारा 420। तो ये क्वेश्चन है और ये इस तरीके से क्वेश्चन बनता है एग्जाम में 3 मार्क्स में। कभी कभी इसको थोड़ा 2-3 पॉइंट और डाल देता है तो वो उसके अकॉर्डिंग मार्क्स बढ़ा देता है, तो डिपेंड्स करता है। तो आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपका अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और कॉन्फिडेंस आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट GVA-FC, यानी कि हमें निकालना है GVA-FC, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। अब यहाँ पे सेल्स टैक्स दे रखा है, सेल्स दे रखा है। अब GVA-FC क्या निकालते हैं, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ये होता है हमारा GVA-FC। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, FC यानी कि फैक्टर कॉस्ट पे निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इनडायरेक्ट टैक्स को भी लेस करेंगे और टैक्स को भी लेस करेंगे। वैल्यू में हमने रखा सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस टैक्सेस। ओके, सेल्स कितना दे रखा है 400, चेंज इन स्टॉक हमें कितना दे रखा है -40, और इंटरमीडिएट कंजम्पशन दे रखा है परचेस ऑफ रॉ मटेरियल और इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल, दोनों को क्या कर दिया हमने, ऐड कर दिया। टैक्सेस कितना दे रखा है, टैक्सेस दे रखा है यहाँ पर सेल्स टैक्स दे रखा है 20 एंड एक्साइज ड्यूटी 30, यानी कि दोनों को ऐड किया तो ये हमारा आ गया टैक्स। तो ऐसे करके हमारा जो ये आया 48 लाख, क्या आया हमारा ये GVA-FC। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ नॉमिनल GNP ऑफ एन इकोनॉमी वाज ₹2500 crore in a particular year. The value of GNP of that country during the same year evaluated at the prices of the same base year was 3000 crore. Calculate the value of GNP deflator of the year in the percentage of terms. Has the price level risen between the base year and year under consideration? Okay. अब नॉमिनल GDP हमारा दे रखा है 2500 करोड़, यहाँ पे दे रखा है, एंड रियल GDP दे रखा है 3000 करोड़। ठीक है भाई, अब निकालना क्या है, GNP डिफ्लेटर, यानी कि GDP डिफ्लेटर निकालना है। तो नॉमिनल GDP अपॉन रियल GDP इंटू 100, ये किसका फॉर्मूला होता है, GDP डिफ्लेटर का। तो वैल्यू को हम पुट करेंगे फॉर्मूला में, तो कितना आता है 83.33%। अब आना चाहिए या तो 100% या इससे अबव आना चाहिए। तो हम बोल सकते थे कि वैल्यू अबव है, यानी कि GDP डिफ्लेटर है जो इंक्रीज हो रहा है, बट यहाँ पे कितना आ रहा है 100 से कम आ रही है वैल्यू। तो हम बोल सकते हैं कि GNP डिफ्लेटर क्या है, हैज डिक्लाइन इन बिटवीन प्राइस लेवल हैज फॉल बिटवीन बेस ईयर बेस प्राइस एंड कांस्टेंट यानी कि करंट प्राइस। तो ये हम बोल सकते हैं, ये स्टेटमेंट हमें मेंशन करनी पड़ेगी क्योंकि नीचे क्वेश्चन में दे रखा है कि ये पूछ रहा है भी है कि द प्राइस लेवल राइज इन बिटवीन दी बेस ईयर एंड ईयर अंडर कंसिडरेशन। तो डेफिनेटली अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें ये स्टेटमेंट नीचे लिख के आना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैलकुलेट NDP-FC बाय द एक्सपेंडिचर मेथड एंड प्रोडक्शन मेथड। सो गाइज ये वाला क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसका सॉल्यूशन मैं प्रोवाइड करती हूँ आपको इधर। हाँ, तो NDP-FC निकालना है हमें एक्सपेंडिचर मेथड से और NDP-FC निकालना है हमें प्रोडक्शन मेथड से, यानी कि वैल्यू एडेड मेथड से। ओके, अब हमें NDP-FC जो निकालते हैं तो हम इसमें क्या ऐड करते हैं, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और नेट एक्सपोर्ट, ये ऐड करते हैं हम। ओके, अब यहाँ पर आ जाता है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, नेट चेंज इन स्टॉक, नेट इंपोर्ट, इनडायरेक्ट टैक्स, क्योंकि हमें यहाँ पे फैक्टर कॉस्ट भी दे रखा है, यहाँ पे हमें डोमेस्टिक भी दे रखा है, यहाँ हमें नेट भी दे रखा है। तो उस बिहाफ में हमने क्वेश्चन से ये वैल्यू ली और हमने यहाँ पुट कर दी, तो इससे हमारा आंसर आता है 1950 करोड़। अब हमें प्रोडक्शन मेथड से निकालना है। प्रोडक्शन मेथड हमारा क्या बोलता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ये हमारा आता है प्रोडक्शन मेथड। या हमें तीनों सेक्टर दिए होते हैं, हमें उनसे ऐड करके GVA-MP निकालना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ सिचुएशन यही दे रखी है। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट इन द इकोनॉमिक टेरिटरी, ये हम ऐड करेंगे, माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन ऑफ प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर, ये माइनस करेंगे, माइनस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस डेप्रिसिएशन, क्योंकि हमें यहाँ पे निकालना है NDP-FC। अगर GVA-FC निकालना होता है या GVA-MP तो हम इन सारी वैल्यू को क्या करते, ऐड करते, बट नेट निकालना है तो डिडक्ट करेंगे। सारी वैल्यू को पुट करने के बाद इसका आंसर आता है 1950 करोड़। एक बात और, अगर आपको क्वेश्चन में दो मेथड से पूछा है तो ये पक्का होता है, 100% श्योर होता है कि आपको दोनों मेथड से आंसर जो है वो सेम ही आएगा।
ठीक है। अगर हाँ आपको क्वेश्चन के अंदर जैसे कि ऑपरेटिंग सरप्लस पूछ लिया या पर्टिकुलर कुछ और निकालने के लिए कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय पूछ लिया तो आंसर अलग आएगा। बट पूरा क्वेश्चन अगर मेथड बेस्ड पे पूछा गया है तो आपको दोनों ही मेथड से आंसर जो है वो सेम आएगा, तो ये आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कैलकुलेट ऑपरेटिंग सरप्लस एंड डोमेस्टिक इनकम। अब यहाँ पे पूरा क्वेश्चन दे रखा है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। अब ऑपरेटिंग सरप्लस होता है, इसमें हम क्या लेते हैं, रेंट लेते हैं, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय लेते हैं, ऑपरेटिंग सरप्लस लेते हैं एंड मिक्स्ड इनकम लेते हैं। तो ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या आता है, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, डिविडेंड, कॉर्पोरेट टैक्स, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, ये सारी चीजें आती है ऑपरेटिंग सरप्लस में। अब यहाँ पे दे रखा है रेंट एंड इंटरेस्ट 800, तो हमने 800 लिख दिया, ठीक है। एंड यहाँ पे कॉर्पोरेट टैक्स दे रखा है 120, तो हमने वो भी लिख दिया, कॉर्पोरेशन टैक्स, ओके सॉरी 460 दे रखा है, ये तो इनडायरेक्ट टैक्स है 460, तो वो हमने लिख दिया। नेक्स्ट दे रखा है डिविडेंड 940, ये हमने लिख दिया, ठीक है। एंड नेक्स्ट दे रखा है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, ये हमने लिख दिया। तो पूरा हमने टोटल किया, तो इसका आंसर जो भी बनेगा ये कैलकुलेशन पे ये हमने लिख दिया। अब नेक्स्ट आता है, ये हमारा निकल गया यहाँ से ऑपरेटिंग सरप्लस। अब यहाँ पूछा गया है डोमेस्टिक इनकम, यानी कि ऑपरेटिंग सरप्लस तो हमने निकाल दिया, अब डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम में क्या आता है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। तो ऑपरेटिंग सरप्लस हमारा जो निकल के आएगा वो वैल्यू हम यहाँ पे लिखेंगे। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय दे रखा है 2000 करोड़, वो हम यहाँ पे लिखेंगे। मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड दे रखा है हमारा 200 करोड़, वो यहाँ पे लिखेंगे। तीनों को ऐड करेंगे, जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी हमारी डोमेस्टिक इनकम। तो आई होप आपको ये समझ आए होंगे। नेशनल इनकम से रिलेटेड मैंने और भी क्वेश्चंस, डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन एंड एज पर सीबीएसई बेस्ड, प्रीवियस ईयर बेस्ड, मैंने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनाए हैं। और ये मैंने ऊपर लिंक दी हुई है, आप प्लीज इस पे जाके चेकआउट कर सकते हो, या प्लेलिस्ट में जाके प्रैक्टिस एंड रिवीजन करके, प्रैक्टिस एंड रिवीजन करके प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उसमें जाके चेक कर सकते हो। उसमें आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे नेशनल इनकम के, अभी टर्म टू एग्जाम बेस्ड पर। तो ये कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और आई होप आपको ये समझ आए होंगे। आई होप आप इनको जितनी बार प्रैक्टिस करोगे वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, और आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे एग्जाम में। आपको मतलब कोई एक कंफ्यूजन नहीं होगा कि क्या ऐड करना है क्या नहीं करना। और इतनी पढ़ाई की है तो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस, पूरा फुल कॉन्फिडेंट रहो और अपने ऊपर एक विश्वास रखो, बहुत अच्छा पेपर होगा, सब अच्छा होगा। सो गाइज थैंक यू सो मच।